तो मैंने दीदी को बोला इनिशिएशन के बाद कि एक हड़ाई चक्र है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और स्पाइन में भी पेन हो रहा है। तो दीदी ने कहा कि रेकी ने तुम्हारी कुंडलनी को छुआ है। उस समय ये एक्सपीरियंस है कि जो इनिशिएट कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ बदल जाती है। तो मैं खाना बना रही थी तो सडनली मुझे लगा कि मेरी बॉडी का ना जो एग्जिस्टेंस है वो डिसॉल्व हो रहा है। कुछ एक वियर्ड सी फीलिंग आई एंड मुझे लगा आई एम एक्सपैंडिंग। थोड़ी देर में मेरी जाग खुलती है तो मेरे सामने एक वाइट कपड़ों में एक योगी बैठे हुए हैं। घर आपका बंद है, आपका रूम भी बंद है और आपके सामने बेड पे कोई बैठा हुआ है। तो मुझे रामायण की चौपाइयाँ दिखी थी पाम लीव्स पे, मतलब एक पाम लीव आ रही है चौपाइयों के साथ और वो जा रही है, दूसरी पाम लीव आ रही है चौपाइयों के साथ और वो जा रही है। और उससे 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया कि आई यूज्ड टू फील कि मेरे साथ में कोई खड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि मेरे रूम में ना अजीब सा फॉग सा आ रहा है, मतलब एक धुंध सी आ रही है और वो धुंध ना वाइट कलर की नहीं, उसमें कलर्स बिखरे हुए हैं। तो इतने में मेरा बेटा एकदम से, मतलब उसने आंखें खोली और उसने ना मतलब एक फिंगर पॉइंट आउट की एक विंडो की तरफ कि मम्मा ये वाइट कपड़ों में आंटी कौन खड़ी है। जैसे रेकी की हीलिंग को ऑलमोस्ट 1 घंटा या आधा घंटा लग जाता है, क्वानियन की हीलिंग में 7 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। रोशनी का बिंदु मेरे सामने आ जाता था और वो घूमना शुरू कर देगा। तो मुझे बाद में समझ आना शुरू हुआ कि ये श्री यंत्र था जो मेरे सामने क्रिएट होता था। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हमारे साथ हैं इस बुक की ऑथर सिमी वलेचा जी। ये बुक जिसका नाम है द मैरिड मॉन्क, ये बहुत ही एक डिवाइन बुक है। तो आज हम इस बुक के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे और इसकी जो ऑथर हैं सिमी जी, उनके जीवन में क्या डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए वो हम सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सिमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सोनम फॉर बीइंग सो काइंड एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सिमी जी, मैंने इस बुक को पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैंने आपके पूरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड को देखा तो मुझे लगा कि इतने हाई प्रोफाइल होते हुए आप बहुत डाउन टू अर्थ लगे। तो मैं चाहूँगी कि हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाएँ, उससे पहले आप मुझे और मेरे सभी दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा एक छोटा परिचय दें। मेरा नाम सिमी है एंड आई एम डॉक्टर सिमी, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के से पीएचडी फिलॉसफी में पीएचडी की है एंड प्रोफेशनली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस के दर्शन विभाग मीन्स फिलॉसफी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। एंड मिरांडा हाउस जैसे हम सब जानते हैं एक बहुत ही लोकप्रिय कॉलेज है और उसको किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। रादर जो हमारे अमिताभ बच्चन सर हैं उन्होंने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में मिरांडा हाउस का जिक्र किया है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ग्रेटफुल कि आई बिलोंग टू दैट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में मिरांडा हाउस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट एट द एस्ट्रल लेवल जो मैं कह रही हूँ कि हम सब या वी ऑल आर कॉन्शियसनेस, आप भी एक अजर अमर आत्मा है, मैं भी एक स्वच्छंद आत्मा हूँ। सो एट द कॉन्शियसनेस लेवल वी कनेक्ट और तभी शायद उस कनेक्शन के थ्रू हम लोग आज मिल पाए हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो सिमी जी, सबसे पहले मैं और जो मेरे सभी दर्शक हैं, ये जानना चाहेंगे कि आपने इस बुक का टाइटल दिया अ मैरिड मॉन्क। मुझे जहाँ तक समझ में आया, मैरिड मतलब शादी और मॉन्क यानी साध्वी। तो आपने क्या सोचकर ये नाम दिया इस बुक को? सोनम, एक तो बिफोर बिगनिंग विद एवरीथिंग, अच्छा मेरी एक लैंग्वेज थोड़ी सी बाइलिंगुअल हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज में हम लोग मोस्टली इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बीच बीच में हिंदी में भी आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना चाहती हूँ। तो जब हम इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक को मैंने 2017 में लिखना शुरू किया था एंड 2021 में जाके इसका कंप्लीशन हुआ। मैरिड मंक, मैरिड डजंट मीन कि हम लोग शादीशुदा हैं। मैरिड मीन्स कि आप संसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप उस तरह के टर्बुलेंस में हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, बहुत आसान है सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाना और योगी बन जाना। पर जब आप गृहस्थ आश्रम में, या अगर आप गृहस्थ आश्रम में नहीं भी हैं तो भी अगर आप संसार में हैं और कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप मैरिड हैं। और उस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अगर आप अपने अंदर उस आनंद या शांति को भी लेके आ सकते हैं, तो इसका मतलब है मैरिड मंक। ओके, कि आप परफेक्ट। यौगिक अवस्था में हैं इस सांसारिक जीवन में। जी, जी। और ये दिस बुक इज बेस्ड ऑन माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि माय लाइफ इज लोडेड विद मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस।
लेकिन एक टाइम ऐसा था कि हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते थे बिकॉज़ द वर्ल्ड वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अवेयर, इट। हाँ, जी, जी, आई थिंक कोविड के बाद ही लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट शुरू हुआ किया है। है। जी, जी। तो 2017 में जब मैंने इस बुक को लिखना स्टार्ट किया, अगेन वो एक बहुत ही बड़ा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी, ज़रूर, ज़रूर, उससे ये पहले बताएँ। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था बिकॉज़ आप किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपको कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंड करेंगे। हुँ, हुँ, हम हुँ। लोग एस्ट्रल डायमेंशंस या जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में द वर्ल्ड हुँ। वाज़ नॉट रेडी फॉर दैट। जैसे-जैसे हम लोग इवॉल्व हुए एंड स्पेशली आफ्टर द कोविड, हुँ, हुँ, द हुँ। वर्ल्ड हैज़ बिकम रेडी फॉर दैट स्पिरिचुअल डायमेंशन। जी। कॉन्शियसनेस का जी, जी। इवोल्यूशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो हुँ। गया है, क्योंकि अर्थ की जो ये शिफ्ट चल रही है, हुँ। इससे कोई भी इस चीज़ को झुठला नहीं सकता है कि वाक़ई में हम एक ट्रांज़िशनल फ़ेज़ में चल रहे हैं और इन चीज़ों को अब बहुत सारे लोग जान गए हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले ये बहुत हुँ। बड़ा टैबू होता था, एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसको लोग मतलब जिसके ऊपर बात करना ही नहीं पसंद करते थे। एग्ज़ैक्टली तो जब हाँ। आपने 2017 में आपकी जो जर्नी शुरू हुई, मैं चाहूँगी कि जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये बुक ऐसी पड़ी कि जब मैंने एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो मैं रोक नहीं पा रही थी और मैं बैक टू बैक लेट नाइट तक बैठकर इस बुक को मैंने विदिन 4 टू 5 डेज़ पूरी खत्म कर दी। लेकिन जो लोग इस बुक को नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक, मैं चाहूँगी कि आप अपने कुछ सेलेक्टेड बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो आपने इसमें शेयर किए हैं, वो हम सबके साथ यहाँ पे भी, इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी शेयर करें। 2017 से मेरी इस बुक की ना राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो बचपन में ही शुरू हो चुके थे। बचपन से ही मतलब जिसे कहते हैं ना माँ सरस्वती की मुझ पे बहुत कृपा रही है और मेरी जो एजुकेशन है वो मदर्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली वहाँ हुई है और मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ ही ना श्री अरबिंदो आश्रम कनेक्टेड है। उसकी जो मेन ब्रांच है वो वैसे पौंडीचेरी में है, बट ये मदर्स इंटरनेशनल स्कूल आश्रम से काफ़ी कनेक्टेड है। तो मेरे पास एक ही मतलब मेरा जो एक रूटीन होता था, या तो पढ़ना, क्योंकि मुझे थ्रू आउट श्री अरबिंदो मेरिट स्कॉलरशिप मिला है, और जब भी मेरे पास टाइम होता था या जब भी कोई डिलेमा आया, जैसे मार्क्स कम हो गए या कुछ भी इस तरह का संकट आया, तो मेरे पास एक ही काम होता था, भाग के माँ और श्री अरबिंदो की समाधि पे जाना और उनके साथ सारे कॉन्वर्सेशंस डे टू डे बेसिस पे शेयर करने कि वाह! आज 1 नंबर कम आ गया, कि उसने मुझसे ज़्यादा अच्छा कर लिया, इस टीचर का ध्यान मेरे ऊपर नहीं जा रहा। सो दैट इज़ हाउ आई ग्रू अप। और इस बीच में मुझे कुछ एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होने स्टार्ट हो गए थे, जिससे मेरी मदर काफ़ी परेशान हो जाती थी बिकॉज़ उन्हें लगता था कि ऐसा क्या है, मतलब कि कुछ इतना नॉर्मल नहीं है, हम एस्ट्रल हुँ, एक्सपीरियंसेस के हुँ। बारे में नहीं जी, बात कर जी। पाते। तो बल्कि आप डर जाते हैं कि कोई कोई तांत्रिक का साया तो नहीं है। तो जी। इस तरह की चीज़ों के बारे में आप नहीं बात करते। और मेरा जो सहस्त्रार मीन्स जो क्राउन जी, चक्रा है जी। वो बहुत घूमता था। तो बल्कि एक बार तो मुझे मानस न्यूरोलॉजिकल सेंटर है जीके, वहाँ पे भी ले जाया गया कि कहीं ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह ना हो, बट ऐसा कुछ था भी नहीं। आफ्टर 12th एंड आई हैड बीन अ साइंस स्टूडेंट थ्रू आउट। 12th के बाद जिसे कहते हैं ना लाइफ की पहली घटना घटी कि मैंने सडनली साइंस को छोड़कर फिलॉसफी ले लिया लेडी श्री राम जी, कॉलेज जी, में। जी। और मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि या तो मैं आईआईटी में जाऊंगी या मैं मेडिसिन में जाऊंगी, बिकॉज इतना ब्रिलियंट बच्चा और वो सडनली आर्ट साइड में चला जाए, वो भी हुँ, फिलॉसफी। हुँ, हुँ। और उस समय फिलॉसफी या दर्शन के बारे में कोई बात नहीं करता था। इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी। और फिर उस समय मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये मैंने कदम क्यों उठाया, बट हुँ, हुँ। डिवाइन वर्क प्रेम में हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है जो धीरे 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 समझ में आना सम शुरू होता है। यस। तो उसके बाद जब मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हुए तो 1997 में आई हैड अ वेरी बैड टाइम, जैसे कहते हैं ना दैट वाज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब आप लाइफ के उस दौर से गुजर रहे होते हो कि जब आपको लगता है कि सिवाय स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के कुछ भी नहीं है, हुँ, आप हुँ। बिल्कुल एक अंधेरी गुफा में बंद हो जाते हो जी, एंड जी। आपको लगता है कि सब तरफ से मुसीबतें आ रही हैं। हुँ। 1997 में मेरे हस्बैंड का काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था एंड ही वाज बेड रिडन फॉर मेनी मंथ्स, फॉर अबाउट एन ईयर और समथिंग। और मैं उस समय वर्किंग नहीं थी। बेटा मेरा 1 साल का, बेटी मेरी छोटी जो स्कूल गोइंग थी। तो अब और मुझे थायराइड और ये सारी प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हो गई बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ये वाला टाइम था जैसे कहते हैं ना फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड जी। सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने घेर लिया। हुँ, हुँ। तो मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है कल्पना, हू इज़ आल्सो माय सोल सिस्टर। उसका बेटा थोड़ा बीमार रहता था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ दिल्ली में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था।
साथ के साथ कल्पना एक साकेत में एक हीलिंग सेंटर है रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर का, उनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें हम बाद में आएंगे। जी। तो कल्पना अपने बेटे को वहां लेके जाती थी और धीरे धीरे उसका बेटा काफी रिकवर कर रहा था। तो वहां से आके इसने मुझे बहुत सारी रेकी हीलिंग्स की स्टोरी सुनानी। अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत एनालिटिक, बहुत लॉजिकल हो जाते हो, आप हर Right. चीज के पीछे कारण ढूंढते हो। तो बट आई वाज आल्सो क्यूरियस कि ऐसा क्या है कि सब कुछ सही हो रहा है उसकी लाइफ में, जबकि कुछ ऐसा रेकी ऐसी चीज तो है नहीं है जो दिख रही है। सो आई बिकेम वेरी क्यूरियस। और कई बार आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है आपको लगता है इससे बुरा और क्या होगा, तो वही लाइफ का एक फेस चल रहा था। तो मैंने एक रेकी ग्रैंड मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट किया, पूनम दीदी, और मुझे लगा मुझे उनके पास जाके रेकी सीखनी चाहिए। एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि उसके बाद मेरी लाइफ यहाँ से, जैसे कहते हैं ना, 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। और आई थिंक जैसे कहते हैं ना, एक गुफा का अंधेरा बहुत जरूरी है, तभी आप बाहर की रोशनी को देख सकते हो। तो इट वॉज जनवरी का फर्स्ट वीक का फर्स्ट संडे था और मैंने अपने बेटे को, जो कि 1 साल का था, अपनी मम्मी के पास छोड़ा और मैं दीदी के पास रेकी सीखने के लिए चली गई। हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे उनका घर है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो वी वर एक्सपेक्टेड टू बी देयर बाय 10 और समथिंग, लेकिन आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो मैं वहाँ पे 9 सवा 9 के करीब ही पहुँच गई। तो वहाँ मैंने देखा दीदी बैठी हुई हैं और बस मैं हूँ। तो दीदी ने कहा अभी रुकते हैं कि जिसको रेकी ने भेजा है वो आएगा। अब उनकी स्टेटमेंट मुझे थोड़ी अजीब लगी कि मैंने कहा इतनी ठंड में, इतनी बारिश में कौन आएगा मेरी तरह। तो मतलब मैं तो चलो क्यूरोसिटी से आ गई, बट अदरवाइज कौन आएगा। खैर अगले आधे पौने घंटे में आई थिंक 15-20 लोग उस छोटे से कमरे में आ गए। दीदी के घर के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने ना हीलिंग रूम बना रखा था। उसके बाद उन्होंने रेकी के बारे में बताना शुरू किया और वहां पर एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सुख घटना हुई, मीन समथिंग वेरी गुड हैपेंड। दीदी कुछ लॉ ऑफ कर्मा के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी और वो करते करते उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से शांत करती चली गई। शी सेड कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद लेनी चाहिए, बिकॉज हमें लग रहा है कि दूसरे ने हमारे साथ गलत किया, बट होता है क्या है कि हमने कब किसी के साथ कब गलत किया या कब सही किया, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वी डोंट नो। सो इट्स बेटर दैट वी शुड लेट गो ऑफ एवरीथिंग। तो उन्होंने हमें फॉरगिवनेस टेक्निक में इनिशिएट किया, एक मेडिटेशन कराई फॉरगिवनेस को लेके। तो वो जैसे जैसे वो मेडिटेशन हो रही थी, मुझे लगा मेरे अंदर जो बहुत एक उथल पुथल मची हुई थी ना कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कहीं ना कहीं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हुआ और वही एक बेस बना। क्योंकि उसके 10-15 मिनट के बाद हमारा एक इनिशिएशन का सेशन आया जिसमें कि आपको आंखें बंद करके बैठना होता है और रेकी के सिंबल्स आपके ऑरा में मास्टर है वो इनिशिएट करते हैं। तो इनिशिएशन के टाइम मुझे थर्ड आई में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ और मेरी स्पाइन में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने दीदी को बोला बाद में इनिशिएशन के बाद कि एक तो थर्ड आई में यहाँ पर मतलब जो अजना, जो हमारा थर्ड आई चक्र है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और उस समय चक्रास के बारे में लोग बात नहीं करते थे, तो वो सारे वर्ड्स फेमिलियर भी नहीं थे हमारी उसमें लैंग्वेज में। तो और स्पाइन में भी पेन हो रहा है। तो दीदी ने कहा कि जैसे कहते हैं ना, रेकी ने तुम्हारी कुंडलनी को छुआ है। अब मुझे कुंडलनी का के नहीं पता था, मुझे हीलिंग का एच नहीं पता था और मिस्टिसिज्म का एम नहीं पता था। एंड आई थॉट कि दिस इज अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि दीदी बता रही हैं कि उनकी इनिशिएशन इतनी पावरफुल है तो कुछ बोल रही होंगी। तो उस जैसे वर्कशॉप के बाद हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए एंड वो रात मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम के बाद, इट वॉज अ पीसफुल स्लीप। अगला दिन दोपहर तक ठीक ठाक गया। दोपहर के बाद दोपहर का टाइम था और मैं किचन में खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मुझे किचन में भी हुए हैं, जो कि लोगों को समाधि अवस्था में होते हैं, तो मुझे एक्सपीरियंसेस किचन में भी हुए हैं। तो मैं खाना बना रही थी तो सडनली मुझे लगा कि मेरी बॉडी का ना जो एग्जिस्टेंस है वो डिसॉल्व हो रहा है। कुछ एक वियर्ड सी फीलिंग आई एंड मुझे लगा आई एम एक्सपैंडिंग। फीलिंग बहुत वियर्ड थी, तो व्हाट आई डिड कि मैंने गैस ऑफ की और मैं ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे बैठी हूँ, मुझे बस इतना याद है। उसके बाद ये फीलिंग एक्सपैंड करनी जो शुरू हुई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट माय बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। मैं जहाँ भी देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पर हूँ।
जिस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ तो मुझे ऐसी फील आनी शुरू हो गई कि मैं उस ऑब्जेक्ट में हूँ और वो ऑब्जेक्ट मुझ में है। इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को मैं ना टर्म करती हूँ एक होलोग्राफिक एक्सपीरियंस, कि बाहर की जो वस्तु बाहर है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, और जो वस्तु आपके अंदर है आप भी उसके अंदर हो। तभी वो जिसे कहते हैं ना एक इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस होता है। जी। तो वो एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया और शाम तक वो एक्सपीरियंस इतना बढ़ गया दैट आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी अनकंफर्टेबल, क्योंकि जैसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंस डिसॉल्व हो गई थी। असल में जो मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अपनी एग्जिस्टेंस मानते हैं, कि जैसे मैं सिमी हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है, या मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन क्लास को बिलोंग करती हूँ, तो ये हमारी आइडेंटिटीज है और उसको हमने एक रस्सी से पकड़ा हुआ है। और जब रस्सी छूटती है तो नीचे जैसे कहते हैं ना एक प्रशांत महासागर है, जी, और डर लगता है कि जैसे ही वो रस्सी बह ना छूटेगी जाएं गिर के। हम डूब जाएंगे। पर जब तक वो रस्सी छूटेगी नहीं आप उस पे फ्लोट कैसे करोगे। तो अब वो रस्सी छूट रही थी। आई वाज सीइंग माई सेल्फ एवरीवेयर, 360 डिग्री एंगल पे मुझे लगा कि आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर, और साथ में एक अजीब सी खुशी और आनंद भी आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने दीदी को रात को फोन किया कि दीदी ऐसा हो रहा है एक्सपीरियंस। तो दीदी ने कहा आप ऐसे करो, अपने रेकी गाइड्स को बोलो टू गो स्लो विद यू। बट ये एक्सपीरियंस बढ़ता गया, और अगले 15 दिन जो हैं तो मेरे माइंड में जो भी उसकी मेमोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, देर वेरी डिम मेमोरीज, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि माई सोल हैज एक्सपैंडेड, आई एम एवरीवेयर, और एक क्लेयरवॉयंस भी होनी शुरू हो गई कि आप मुझसे किसी के बारे में भी पूछो तो आई नो, बट एट द सेम टाइम आई एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं एग्जिस्ट कर रही। बट अब जब ये फेज आ रहा है तो मैं इस घर में भी क्यों एग्जिस्ट कर रही हूँ, मुझे जो बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो थोड़ा वियर्ड लगने लगा। बट ये 15 दिन ऐसा हुआ कि घर का जो भी काम था वो होता रहा। लाइक एक साल के बच्चे का ध्यान रखना, बेटी को स्कूल छोड़ के आना, वापस लेके आना, ये सारा काम हो रहा था। कौन सी शक्ति ये काम करा रही थी मुझे नहीं पता, बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम एवरीवेयर। एग्जैक्टली 2 वीक्स के बाद एक संडे था जब मुझे अपने बेटे को पोलियो ड्रॉप्स डलवाने थे। तो जब मैं वापस आ रही थी तो अगेन मैंने प्रे किया कि या तो आप मुझे बोलो आई वांट टू लीव द हाउस एंड गो अवे, या फिर आप ऐसे कुछ करो बिकॉज मुझे बॉडी की सेंसेशन ही नहीं है, मुझे फैमिली की सेंसेशन ही नहीं है। और कई बार तो मैं ऑब्जेक्ट्स को हाथ लगा के देखती थी कि वो एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या मुझे आभास हो रहा है। हाँ, जैसे हाँ। कहते हैं ना मुझे सब जी, जगह जी, वो माया का भ्रम। एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया। हाँ, मंडे को मेरी बेटी स्कूल चली गई और अगेन जनवरी का दिन, तो बेटे को मैं सुला रही थी, उसको सुलाते सुलाते मुझे नींद आ गई। दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। थोड़ी देर में मेरी जाग खुलती है तो मेरे सामने एक वाइट कपड़ों में एक योगी बैठे हुए हैं। आप घर आपका बंद है, आपका रूम भी बंद है और आपके सामने बेड पे कोई बैठा हुआ है। बट उस समय मुझे कोई डर नहीं लगा। एंड मैं इस स्टेज को कहती हूँ दिस इज तुर्यावस्था, जब आप जागे भी नहीं होते, सोए भी नहीं होते, आप ट्रांस में होते हो। तो मेरी उनके साथ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, मैंने उनको बताया, एंड आई थिंक एक स्पीचलेस कॉन्वर्सेशन थी जिसमें शब्द नहीं थे बट एक वार्तालाप था। तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने अपना हाथ मेरे ना यहाँ नेक पे रख दिया और मुझे दोबारा नींद आ गई। आफ्टर 10-15 मिनट्स आई गॉट अप, तो मेरी पूरी बॉडी में जैसे कहते हैं ना गूज बम्स हो रहे थे। एक जैसे कहते हैं ना आपको एक झुंझुनी सी आ रही होती है, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। एंड देन सडनली आई फेल्ट कि आई एम बैक इनटू माय बॉडी, कि जैसे मेरी आत्मा सब जगह घूम रही थी, अब वापस इस शरीर में आ गई है। और जैसे ही वो आई तो मुझे वो एक फीलिंग कि आई एम अ मदर और ये मेरा घर है, वो सारे सेंसेशंस और इमोशंस भी आने वापस शुरू हो गए। बट अब बहुत कुछ शिफ्ट हो चुका था बिकॉज आपने उस आनंद को भोग लिया था, तो वापस उस स्टेट में आप जा ही नहीं सकते। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का जैसे कहते हैं ना बम्बार्डिंग होनी शुरू हो गई। एवरी डे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। मुझे या तो कुछ मंत्र जाप सुनाई देता, और क्योंकि कुंडली अवेकनिंग हो चुकी थी तो अगर मैं जहाँ भी बैठूंगी तो मेरी बॉडी वाइब्रेट करेगी। मैं बेड पे लेटूंगी तो मुझे फीलिंग आती थी कि अर्थक्वेक आ रहा है, और आईज बंद करूंगी तो मुझे कुछ दृश्य दिखने शुरू हो जाते थे। और एक एक्सपीरियंस इसमें बहुत सुंदर था कि उन दिनों मैंने रामायण पढ़नी स्टार्ट की, तो जब मैं आंखें बंद करती थी तो मुझे रामायण की चौपाइयाँ दिखती थी पाम लीव्स पे। बंद आंखों से
चौपाइयाँ दिख रही हैं और वो मतलब एक पाम लीव आ रही है चौपाइयों के साथ और वो जा रही है, दूसरी पाम लीव आ रही है चौपाइयों के साथ और वो जा रही है। मैं उनको पढ़ नहीं पा रही बट आइज़ बंद करने के बाद वो एक्सपीरियंस होता जा रहा है। जी, जी। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो क्वेनियन और मैग्नीफाइड हीलिंग का जो एक्सपीरियंस जी, हुआ। जी। हाँ, मैं वो भी जानना चाहूँगी कि इस बुक में आपने एक चाइनीज़ कोई हीलिंग मदर हैं या कोई गॉड हैं, क्वान यिन, उनके बारे में क्वेनियन, हाँ जी। काफ़ी अच्छे से लिखा है, लेकिन वो नाम मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना अपनी लाइफ़ में और शायद मुझे लगता है बहुत सारे मेरे दर्शक इस नाम से फ़ैमिलियर नहीं हैं। तो आप हमें बताएँ कि वो कौन-सी देवी हैं या क्या है वो क्वेन यिन जो चाइनीज़ क्वेनियन, हैं? हाँ जी, हाँ। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी क्योंकि उसके बारे में आपके और आपके बेटे दोनों के एक्सपीरियंस हैं हम दोनों उनसे का सेम रिलेटेड। एक्सपीरियंस है, हाँ, तो हाँ। वो ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। तो अब ये जो सफ़र स्टार्ट हो गया था, जिसे कहते हैं ना, मतलब मेरी लैंग्वेज में है कि एक बार आपको एडिक्शन हो जाती है तो एडिक्शन आप नहीं वो कर सकते। और अगर आपको प्रेम की एडिक्शन हो गई तो उससे बुरी एडिक्शन कोई नहीं है। तो अब ये जो जिसे कहते हैं ना मिस्टिसिज्म, हीलिंग, हालाँकि ये टर्म्स तब भी क्लियर नहीं था, बट मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरी लाइफ़ में कुछ शिफ्ट हो चुका है। हुँ। जबकि बाहर चीज़ें सेम दिख रही हैं, बट अंदर की परिस्थिति बदल चुकी है। और उस समय मेरे अंदर एक डिज़ायर आया, मतलब उसी समय आया, उससे पहले कभी भी ये फीलिंग भी नहीं थी। मुझे लगा कि नो, आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इतने सालों में मैंने कभी, मुझे लगा कि मैं बच्चों को देख रही हूँ, आई एम फाइन, क्योंकि उस समय मैं एमफिल कर रही थी फिलॉसफी में। बट आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मुझे जॉब करना है, ये डिज़ायर तभी आना स्टार्ट हुआ। तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री करके एक कॉलम जी, आता है, जी। वैसे ही हिंदुस्तान टाइम्स में भी एक स्पिरिचुअल कॉलम आया करता था। और तब डिजिटल नहीं, तब स्टार्ट ही नहीं हुआ था हुँ, रादर। हुँ। तो हमारे पास वो हार्ड कॉपीज़ आती थी हिंदुस्तान टाइम्स की। तो उसमें मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में काफ़ी बताया हुआ था कि इट इज़ रिसेंटली एक्सप्लोर्ड। और ये जो हीलिंग है ये चाइनीज़ गॉडेस है क्वेनियन, जी, जी। उनकी तरफ से ये दीक्षा है। क्वेनियन इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी एंड कंपैशन। मर्सी का मतलब है कि दया, करुणा। दया लिमिट से ज़्यादा। हुँ। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा उस दया का अधिकारी नहीं भी है, तो भी माँ बच्चे के ऊपर दया करती है। तो शी इज़ दैट गॉडेस। तो उसको पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि मुझे तो ये भी सीखना है, क्योंकि अब मेरा जो एक बचपन में भी जो रुझान था, कभी भी मटीरियल मटीरियल चीज़ों की तरफ नहीं था। मीन्स आई ऑलवेज़ रिस्पेक्टेड मैटर, बट ड्रेसेस की तरफ, ज्वेलरी की तरफ कभी रुझान नहीं था। या तो बुक्स पढ़नी है, लेकिन अब वही रुझान उसमें आ गया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस एस्ट्रल वर्ल्ड, कि ये कौन-सी ऐसी डायमेंशन है जो कि मुझे महसूस हो रही है और मेरे आस-पास वाले लोगों को नहीं हो रही। बिकॉज़ उनको मैं उतना ही चिंतित और परेशान देखती हूँ, जबकि मेरे अंदर वो चिंता और परेशानी नहीं है। हुँ, हुँ। सिचुएशन बाहर की अभी भी सेम है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो वहाँ उस न्यूज़पेपर में कुछ टीचर्स के बारे में मेंशन था, तो मैंने एक के साथ कोऑर्डिनेट किया। बट जो उन्होंने अमाउंट कोट किया, वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं को एक जो होता है ना, हमारा एक टेंडेंसी होती है कि हमारा एक सेविंग बॉक्स होता है सबके घर में, कि भाई ने जी। कभी पैसे दिए, पेरेंट्स ने जी, दिए, जी। तो सेविंग बॉक्स में कुछ पैसे थे। तो जब मैंने काउंट किए तो एग्ज़ैक्टली सेम अमाउंट था दैट वाज़ रिक्वायर्ड। तो बट उस समय मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की थी कि ये हीलिंग मैं जब भी जिसको सिखाऊँगी, आई विल टीच फ्री। क्योंकि कहीं न कहीं मनी एक ऑब्स्टिकल आया कि जी, मैं जी। आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बढ़ नहीं पा हाँ, रही हूँ। हाँ। तो मैं गई, नीलू हैं जिनसे मैंने ये हीलिंग सीखी। और उससे 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया कि आई यूज्ड टू फील कि मेरे साथ में कोई खड़ा हुआ है। बट मुझे डर नहीं लगता था, और मेरी बॉडी में से कभी ठंडी और कभी गरम वाइब्रेशन आती थी। मीन्स कभी मुझे लगता था मेरी बॉडी ठंडी हो रही है, थोड़ी देर में मेरी बॉडी गरम हो रही है। एक पेपरमिंट वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने नीलू को बताया, तो शी सेड कि एक्चुअली तुम्हारा इनिशिएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जब तुम आओगी आई विल टेल यू द डिटेल्स। तो 3-4 घंटे का वो एक प्रोसेस था। मैंने अपने बेटे को दोबारा अपनी मदर के पास छोड़ा। बेटी मेरी स्कूल गई हुई थी एंड आई डिड द वर्कशॉप। शाम तक ठीक था। रात को मेरे बेटे को काफ़ी तेज़ फ़ीवर हो गया, और आधी रात तक उसको फ़ीवर बहुत बढ़ गया। तो एज़ अ मदर मेरे अंदर वो गिल्ट भी आना स्टार्ट हो गया कि अगर मैं इसको इतना, क्योंकि जुलाई का मंथ था ये, 27 या 28 जुलाई की बात है। और मेरे बेटे का बर्थडे अगस्त में आता है, तो अभी वो 2 साल का नहीं हुआ था।
तो एज अ मदर मेरे अंदर वो एक गिल्ट की फीलिंग भी आई कि अगर मैं इसको ना छोड़ के जाती तो शायद ये बीमार नहीं होता। इतनी ह्यूमिडिटी में मैं इसको मम्मी के पास छोड़ रही हूँ, वापस लेके आ रही हूँ। लाइक एज अ मदर बहुत सारे डिलेमास आए और मुझे थोड़ा रोना जैसा भी आ गया। एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग टू कॉनियन कि मैं आपके पास आई थी, आपसे दीक्षा ली और अब घर में ये सिचुएशन आ गई है। थोड़ी देर के बाद व्हाट हैपेंड, क्योंकि बेटे को मैंने गोद में सुलाया हुआ था, तो मुझे लगा कि मेरे रूम में ना अजीब सा फॉग सा आ रहा है, मतलब एक धुंध सी आ रही है और वो धुंध ना वाइट कलर की नहीं, उसमें कलर्स बिखरे हुए हैं। तो इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मुझे डेली बेसिस पे हो रहे थे, बट ये थोड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। तो इतने में मेरा बेटा एकदम से, मतलब उसने आंखें खोली और उसने ना मतलब एक फिंगर पॉइंट आउट की एक विंडो की तरफ कि मम्मा ये वाइट कपड़ों में आंटी कौन खड़ी है। वो एक लम्हा था कि मुझे सडनली एकदम से डर लगा, मुझे गूज बम्स आ गए, बिकॉज आई कुड फील कि दैट देयर इज सम एनर्जी इन द रूम। और मैं क्वीन को लगातार पिछले 2-3 घंटे से प्रे कर रही हूँ क्योंकि उसका फीवर कम नहीं हो रहा है। एंड माय हस्बैंड सेड कि सुबह तक तो वेट करना होगा। क्रोसिन देने के बाद भी फीवर अब बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मॉर्निंग तक उतना वेट का नहीं था। बट व्हेन ही सेड कि मम्मा ये आंटी कौन है वाइट कपड़ों में, उस समय मैं काफ़ी एकदम से डर गई। और मेरे बेटे का फीवर बिल्कुल नॉर्मल, और वो सो गया। 5-10 मिनट में मैं भी सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बेड पे ही वो लेटा हुआ था। मैं 2 मिनट के लिए रूम से बाहर गई हूँ, तो वापस आई तो बेड के साथ में एक टेबल है जिसमें वो रीडिंग मैनुअल रखा हुआ था, एक दिन पहले की वर्कशॉप का, मैग्नीफाइड हीलिंग को लेकर। तो उसमें से उसने गॉडेस की फ़ोटो निकाल के ना, मतलब उसको हाथ में ही वाज टचिंग एंड देन ही सेड कि मम्मा कल ये वाली आंटी आई थी। आज की डेट में मेरा बेटा डॉक्टर है एंड ही इज़ आल्सो इन एक्टिंग इंडस्ट्री, बट ही स्टिल रिमेंबर्स। और उसको एक्सपीरियंस बहुत शार्पली हो है। हालांकि गॉडेस मुझे उससे नहीं दिखी, बट द प्रेजेंस ऑफ हर एंड शी विल मैनिफेस्ट लाइक दिस। जैसे कहते हैं ना, प्रे तो करते हो लेकिन जब भगवान जी सामने आके खड़े हो जाते हैं तो उस समय आप एकदम से घबरा जाते हो। तो वही उस समय मेरे साथ हुआ। बट इस एक्सपीरियंस से क्योंकि ये हमारा शेयर्ड एक्सपीरियंस था, उस समय मेरे मतलब उस समय रूम में मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, मेरी बेटी भी सो रही थी, बट मेरे बेटे और मेरा ये शेयर्ड एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज़ का बदलाव देखा कि लाइक लाइफ में आपके कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली क्योंकि वो एक डॉक्टर भी है। तो कहीं ना कहीं आप अगेन रीजनिंग और एनालिटिक माइंड में जाते हो। तो लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ही अगेन कम्स बैक टू मी कि मम्मा अगर उस दिन कॉनियन ने सब कुछ हैंडल किया था तो वो आज भी कर लेंगी। सो यहाँ से मेरी एक न्यू हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। और कॉनियन की जो हीलिंग है, जैसे रेकी की हीलिंग को ऑलमोस्ट 1 घंटा या आधा घंटा लग जाता है, कॉनियन की हीलिंग में 7 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो मेरी मदर ने एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी जो बड़ी मासी हैं उनको, शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद ब्लड कैंसर। तो मैंने उनको क्विनिन की हीलिंग भेजनी स्टार्ट कर दी विदाउट एनी गोल कि कब ठीक होंगी या क्या। और आई थिंक 8 या 9 महीने के बाद मेरी मदर का जब फ़ोन आया इसी कॉन्टेक्स्ट में, तो शी सेड कि तुम्हें पता है वो जो मासी हैं उनको तो ब्लड कैंसर था ही नहीं, डॉक्टर्स ने आई थिंक वो गलत डायग्नोज कर लिया था। बट एट द बैक ऑफ द माइंड आई न्यू कि या तो गलत डायग्नोज हुआ था या हीलिंग से ही ठीक हुआ। अगेन दिस इज समथिंग वेरी मिस्टिकल, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और उस समय इट्स लॉन्ग बैक 1998 की बात है ये। आप किसी को जाके बताओ कि हीलिंग से ऐसा कुछ हो गया तो द वर्ल्ड वाज नॉट रेडी फॉर दैट। हीलिंग एक ऐसी पावर है, अपने आप में इतने पावरफुल टूल है कि आप घर बैठे भी अपनी ऊर्जा से ही किसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। और अगर जब हम हीलिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैंने बहुत पहले किसी के साथ जब एक पॉडकास्ट किया था तो वो जो मेरी गेस्ट थी वो एक हीलर थी, लेकिन उन्होंने हीलिंग छोड़ दी थी ये कहते हुए कि हीलिंग हम किसी के कर्मा में इंटरफेयर करते हैं। क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं एक बहुत ही अच्छी हीलर बनूं, और जैसे आपने कहा कि कभी भी पैसे ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, तो मेरे मन में भी हमेशा यही था कि मैं एक हीलर बनूं और मैं फ्री में हीलिंग करूं और लोगों को सीखना है तो फ्री में सिखाऊं। लेकिन उन्होंने मुझे यही, जब आफ्टर पॉडकास्ट जब हमारा रिकॉर्ड हो गया और हम बैठे थे सारा रैप अप होने के बाद बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ बड़ी बहन होने के नाते सोनम, तुम कुछ भी करना हीलर मत बनना। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो
हीलिंग ना एक तरीके से आप किसी को ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर वो बीमार हुआ है या उसे कोई पेन है तो वो उसके कर्मा का इफेक्ट है। आप उसके कर्मा के बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप उसके साथ कर्मा बना रहे हो, वो ठीक नहीं है। डिवाइन को अपना काम करने दो, आप सिर्फ प्रे करके छोड़ दो। तो वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं इतना गहराई से बैठ गया कि मुझे हीलर नहीं बनना और मुझे किसी को हीलिंग नहीं देनी है। तो आप एज अ हीलर, आपने बोला कि आप भी लोगों को फ्री में सिखाना चाहते हैं और हीलिंग आप करते हैं। आप इस बात में कितना बिलीव करते हो, जितना मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी के कर्म में इंटरफेयर करते हैं? हम सब एनर्जी से बने हैं और आप जिस एनर्जी से बने हैं आप उस एनर्जी को रेडिएट करेंगे। तो जो भी आपकी एनवायरनमेंट में आएगा, सराउंडिंग्स में आएगा, वो आपकी एनर्जी से अफेक्टेड होगा ही होगा। इवन आप जिसके बारे में, हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं या आप उसको फोर्सफुली हीलिंग कॉन्शियसली भेज रहे हैं, वो तो आप करते ही करते हैं। बट अदरवाइज आप जब किसी के बारे में सोचते हैं तो हीलिंग जो है, जो एनर्जीज का ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली होता है। तो हीलिंग करना ना करना हमारे उसमें है ही नहीं, हमारे बस में ही नहीं है। वी हैव बीन मेड लाइक दैट वी आर एनर्जीज, और जैसे जैसे हमारा कॉन्शियसनेस का एसेंशन होता है, हम ट्रांसेंड करते हैं, तो जिस एनर्जी में हम वाइब्रेट कर रहे हैं हम उसी एनर्जी को बाहर रेडिएट करते हैं। सो वी बिकम नेचुरल हीलर्स। और हमारा पूरा का पूरा जो गोल है इस ह्यूमन फॉर्म में आने का, कि आप अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करो, और जैसे जैसे वो एनर्जी प्योरीफाई होती जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही रहना जो आप हो। आपसे जो एनर्जी रेडिएट होगी उससे लोगों को कहीं ना कहीं शांति, सुख, हेल्थ मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये वाला एक्सपीरियंस जो हुआ, लाइक बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। इसके बाद एक, जब आपने हीलिंग की बात की, तो अवधूत शिवानंद जी हैं जो कि हीलिंग की डोमेन में बहुत बड़े गुरु हैं, और वो श्री विद्या साधना के गुरु माने जाते हैं। और ये आई थिंक 2016 की बात है। 2014 से 16 तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही। तो जब आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो द काइंड ऑफ वर्क यू डू वो इंक्रीज हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत हो जाता है, एडमिशन्स को लेके मीटिंग्स कंडक्ट करना, अपार्ट फ्रॉम कि आप पढ़ाने का काम कर रहे हो। तो ये 2 साल काफ़ी टैक्सिंग थे। बट आई ऑलवेज थिंक द बेस्ट वे इज़ कि अगर आपको 100% करना है तो आप अपने काम का 200% करोगे। मेडिटेशन छोड़ दो, पहले अपने काम पे ध्यान दो, या अगर आपके बूढ़े माँ बाप बीमार हैं तो आप उनकी तरफ देखो, क्योंकि अगर आपने वो कर्तव्य छोड़ के पूजा पाठ या मेडिटेशन की तो वो निष्फल ही होगा, रादर इट विल बैकफायर। तो आई हैव द सेम आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी को लेके मेरी यही अंडरस्टैंडिंग है। तो उन दिनों अवधूत शिवानंद जी का ना टीवी में जो ब्रॉडकास्ट काफ़ी आ रहा था। तो 2016 में जब मेरा ये टेन्योर ख़त्म हुआ, मुझे याद है उस दिन मैं वापस आई और मैं इनका रूटीन में देखती थी शिवानंद जी का, और मेरे अंदर एक फीलिंग होती थी कि मैं काश इनसे जाके मिलूं। बट उनके ना शिविर लगते हैं और मैं कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करती। मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं वो फिर एक सीनियरिटी और हल्का सा पॉलिटिक्स आ जाता है, और जो भी हमारे कनेक्शंस हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए। ईश्वर, जैसे कहते हैं ना, आप किसी को प्रेम करते हो तो किसी के माध्यम से नहीं करते ना। प्रेम जब तक डायरेक्ट नहीं होगा, आप किसी को बोलोगे थोड़ी कि मेरा प्रेम वहां तक पहुंचा दो। तो शिवानंद जी ने इसके बारे में बहुत बात की है कि लाइक हमें हीलिंग कैसी करनी चाहिए, कि आप अपने आप को पवित्र कर लो और आपकी एनर्जी लोगों को हील करेगी। तो 2016 में जब मैं वापस, जुलाई का महीना था, मैं वापस आई अपना पूरा का पूरा इंचार्जशिप अपने जूनियर को हैंड ओवर करके, और 8 बजे के टाइम मैंने उनका ब्रॉडकास्ट देखा। तो मैंने मन में उनको बोला कि देखो बाबा, मैं आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन आप जितनी भी हीलिंग की बातें करते हो, आप श्री विद्या साधना की बात करते हो, आप संजीवनी हीलिंग की बात करते हो, मुझे ये सब आपसे सीखना है, बट मैं आपके पास नहीं आ सकती। एंड प्लस लिमिटेशंस है, मैं 3-4 दिन शिविर में आके नहीं रह पाऊंगी, तो दैट मीन्स कि मैं नहीं सीख सकती। लाइक दैट वाज अ क्वेश्चन दैट केम टू मी एंड आई वाज वेरी डेस्परेट। आधी रात को मेरी जाग खुली थी। लेफ्ट साइड पे अर्जुन मेरे हस्बैंड सो रहे थे और राइट साइड पे शिवानंद जी बैठे हुए थे। अगेन ये वही वाला जो जैसे कहते हैं ना 1998 में जो एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट हुआ था हिमालयन योगी का। अगेन इट वॉज द सेम अवस्था, जैसे हम तुर्य अवस्था कहते हैं, क्योंकि तुर्य अवस्था में आपके अंदर भय नहीं रहता, आप कर्ता नहीं रहते, आप दृष्टा बन जाते हो। तो मैंने देखा वो यहाँ बैठे हैं, उसके बाद मैंने देखा कि वो मेरे पैरों के पास बैठे हैं, और फिर मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कहीं
नेक पे या हेड पे कहीं टच किया है, मुझे बस ये सेंसेशन आया। एंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अब मेरी बॉडी में वेट ही नहीं है, मेरी बॉडी वेटलेस है और आदर वो हवा में तैर रही है, और मेरी पूरी बॉडी से जैसे कहते हैं ना एनर्जी वाइब्रेट हो रही थी। मतलब थर्ड आई तो हमने सुना है, हैंड्स भी सुना है, पैर के सोल्स में से भी एनर्जी रेडिएट होती है, बट नोज में से, लिप्स में से, चीक्स में से, मतलब बॉडी के हर अंग में से एनर्जी रेडिएट हो रही थी। एंड उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये समझ में आया कि हम किसी को हीलिंग देने वाले होते ही कौन है। जिसने हील्ड होना होगा वो हमारी एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली आएगा। इट्स द इंटेंशन दैट काउंट्स। मेरी इंटेंशन जैसे ये है कि मेरे एनवायरनमेंट में जो भी आए उसकी सफरिंग कम हो जाए, बिकॉज वी आर ऑलवेज एक्सचेंजिंग एनर्जीज। उससे ज्यादा हम किसी के लिए कहीं कुछ नहीं कर सकते, और अगर उसका कर्मा ही सही नहीं है तो आपके एनवायरनमेंट में आ ही नहीं सकता। तो हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों हैं? ईश्वर जिसको लाएगा आपके एनवायरनमेंट में ले आएगा और वो हील्ड हो जाएगा। अदरवाइज वो चाह के भी आपके साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। और जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे ना, तो जो सबसे ब्यूटीफुल एक्टिविटी होती है, आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होना शुरू हो जाता है, एंड यू आर फिल्ड ओनली विद अनकंडीशनल लव। तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता, और सही जो होना है वो अपने आप से होगा। सो दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीलिंग। अभी जैसे इस बुक की हम बात कर रहे हैं, तो इस बुक में तो ना जाने कितने आपके डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे आपने बताया कि आपने हिमालयन योगी जो है, आपने तुरीयावस्था में उन्हें देखा, फिर अब्दुल शिवानंद जी को देखा। इसी तरीके से और किस किस डिवाइन बींग्स को आपने अपनी इस पूरी जर्नी में देखा है अपनी इन आंखों से? उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो बुक को लेके हुआ। 2017 में मेरे पास साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसमें जैसे कहते हैं ना, मैं सीधा एक फियरफुल जोन से एक फियरलेस जोन में चली गई। मैं कॉलेज से वापस आई थी, थकी हुई थी, और मैं मतलब लेट गई। अगेन आई वाज नाइदर स्लीपिंग नॉर अवेक। तो लुई हे, जो एक अमेरिकन ऑथर हैं, मैंने उनको देखा अपने साथ में। उस समय मैं लुई हे की बुक्स बहुत पढ़ रही थी, दीपक चोपड़ा, लुई हे, क्योंकि अब स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, यही सब मेरा एक वो बन गया था, जैसे कहते हैं ना एक स्पेशलाइजेशन बन गया था। तो उसी में ही मेरी अंडरस्टैंडिंग डीप होती जा रही थी। बट बुक लिखने के बारे में मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज मुझे लगा कि ये सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लिख के कहीं ऐसे ना हो कि कल को इवन मेरे बच्चों को लोग किस तरह से देखेंगे, या मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ इंटरप्रेट करेंगे। बिकॉज एक कोविड से पहले की बात है, कोविड से पहले द वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। आप किसी को बताने की कोशिश करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो जाती। तो 2017 में इट वाज 28th ऑफ अगस्त। मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि उसके बाद ही वो एक घटना घटी जिसने मुझे काफ़ी हिला दिया था। मैं कॉलेज से वापस आई एंड आई वाज ऑलमोस्ट हाफ स्लीप। तो लुई हे को मैंने देखा, शी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, और वो उन्होंने बुक पकड़ी हुई है और एक ब्राउन सा कवर है, और मैं एकदम से उठ गई। और जो मेरी पूरी बुक लिखने का सफ़र ऐसे ही होता था कि अगर मैं सोचूं कि आज मेरे पास टाइम है, बैठ के बुक लिखूं, तो मैं एक शब्द भी नहीं लिख पाती थी। बिकॉज ईश्वर कहता है कि अगर आपने अपने अभिमान से चलना है तो मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगा। और कई बार ऐसे होता था, मैं किचन में खाना बना रही हूँ या मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही हूँ, और उस समय इतना ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मुझे लिखना ही है कहीं, तो मैं अपना फ़ोन और नोटपैड अपने पास रखती थी, उसको लिखती थी और उसको बाद में मैं लैपटॉप पे ट्रांसफ़र करती थी। तो 20 अगस्त को जब लुई हे ने मुझे अपनी बुक दिखाई तो आई वॉज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। एक वार्मथ फीलिंग थी कि मदर ने आके मुझे गाइड किया है। एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद मुझे मेरी फ्रेंड, अमेरिका में है मेरी फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हें पता है कि क्या हुआ, लुई हे हैज पास्ड अवे। तो अपने जाने से कुछ घंटे पहले वो मेरे पास आई हैं और मुझे बुक का, मुझे लगता है, इंस्ट्रक्शंस देके गई हैं। हालांकि ये बात मैंने इस बुक में मेंशन नहीं की, क्योंकि बहुत महीनों तक मुझे थोड़ा सा जैसे कहते हैं एक शॉकिंग स्टेट थी। मुझे लगा कि शी हैज़ बीन माई मदर। उन्होंने आके मुझे बुक के साथ ब्लेस किया और वो फिर चली क्यों गई। फिर मैंने हे हाउस पब्लिकेशंस में इसका प्रपोजल भी भेजा था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट तब कोविड आ गया और फिर ये बुक 2021 में पब्लिश हुई थी। तो जब तक ये बुक पब्लिश हुई, द वर्ल्ड हैज बिकम प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब आप किसी से भी बात करो तो कोई इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा या डरेगा। नाउ द एक्सेप्टेंस हैज इंक्रीज्ड। जी।
इस बात के लिए तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि 2020 से मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। लॉकडाउन से, इनफैक्ट जो कोरोना आया था उसने मेरे भी दरवाजे खोले थोड़े दिमाग के, थोड़े मुझे एक नई जर्नी पर लेकर गया। मुझे नहीं पता, शायद उससे पहले मैं आपकी ये बुक पढ़ती या आपसे मिलती तो मैं डर जाती या बिलीव नहीं करती, मुझे नहीं पता मैं कैसा रिएक्शन देती। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को मानती हूँ कि 2020 से पहले वर्ल्ड इस चीज के लिए ओपन था ही नहीं। बिल्कुल उसमें तैयार से नहीं मैं था। भी एक थी, जो मुझे भी ये सब चीजों पे बिलीव नहीं होता। मैं भी बहुत प्रैक्टिकल माइंड थी कि ऐसे कैसे कुछ भी आप बोल रहे हो। और खास तौर से मैंने देखा है कि जब से हमने ऐसे संतों के बारे में सुना है जिन्होंने सामने कुछ और आश्रम में कुछ और किया है, बहुत सारे, जब न्यूज हाँ। में रहते हो, क्योंकि मैं न्यूज बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मेरा तो इन सब चीजों से एक विश्वास ही हट गया था कि ये सब चीजें सच भी होती हैं। और एक बहुत बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है, वो मुझे शेयर करना है, जी। बिकॉज वो एक्सपीरियंस मुझे अभी तक भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है, बट मे बी जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे टाइम अपने आप को रिवील करेगा। हम्म। ये एक्सपीरियंस आई थिंक मतलब क्विनिन के एक्सपीरियंस के कुछ सालों के बाद मेरे साथ ये एक्सपीरियंस होता था कि एक रोशनी का बिंदु मेरे सामने आ जाता था, और वो घूमना, मतलब कभी भी एक छोटा सा एक बिंदु मेरे सामने आ जाएगा और वो घूमना शुरू कर देगा। और घूमते घूमते एक पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं ना, एक आकृति बन जाती थी, एक लाइट मेम्ब्रेन आ जाती थी। अभी वो रोशनी का बिंदु है, बट उसके बाद कुछ शेप्स, जैसे ट्रायंगल है, ऑक्टागन है, जी जी, मैंने रेक्टेंगल पढ़ा है, था इस बुक में। राइट इस तरह राइट। की शेप्स उस हम्म। बिंदु से क्रिएट होनी शुरू हो जाती थी, और हम्म। प्रिज्म्स की तरह। और वो हम्म। सारी की सारी शेप्स व्हाइट लाइट और डिफ्यूज्ड लाइट, जिसे कहते हैं ना रेनबो लाइट, वो हम्म। इमिट करना स्टार्ट कर देती थी। और वो मेम्ब्रेन इतना बड़ा हो जाता था कि जैसे कहते हैं ना, पूरे पूरे कमरे को सराउंड कर लेगा, हम्म। और वो घूम रहा होता था। उससे जो रोशनी आ रही होती थी वो मेरी आईज नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, और वो एक्सपीरियंस कभी भी होगा। रादर एक तो मुझे इसलिए भी याद है, आई थिंक मेरा बेटा 4th या 5th क्लास में रहा होगा, और शरारती वो बहुत था। तो मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग से आ रही थी अच्छी खासी डांट खा के तो मैं बस डीटी से बस से उतरी घर जाने के लिए। आई वाज जस्ट क्रॉसिंग द रोड कि वो बिंदु सामने आ गया, और वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई। जब तक मैं घर पहुंची हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, वो मेम्ब्रेन इतनी बड़ी बन गई होती थी कि मुझे उसके बाहर की चीज़ें दिख रही हैं, बट उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। और मेरी जो अंदर की अवस्था है वो एक एस्ट्रल डायमेंशन में चली जाती थी। अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे ने शरारतें की तो उस टीचर ने गुस्सा किया, क्यों किया, जैसे कहते हैं ना, एक कंप्लेंट जी वाली जी अवस्था जी। होती है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो कंप्लेंट वाली अवस्था तो गुम हो गई। अब तो खाली आनंद है, बट वो जो रोशनी है वो मेरी आईज़ नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। और वो एक्सपीरियंस 4 या 5 घंटे तक रहता था। उसके बाद सडनली वो मेम्ब्रेन कम हो जाएगी और वो डिसअपियर हो जाएगी। बट कई बार मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन, माइग्रेन, ये सब हो जाता था। फिर जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हुआ, मीन्स कि एवरी सेकंड डे हो रहा है, एवरी थर्ड डे हो रहा है, देन आई स्टार्टेड प्रेइंग कि मुझे, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ये कुछ सालों के बाद एक वर्कशॉप के टाइम, मतलब आई गॉट रिवील्ड कि एक्चुअली ये है क्या। अगर हम ग्रीक कल्चर में जाएं तो वहाँ पिरामिड्स हैं, हाँ। और एक आयरस, द आई ऑफ आयरस करके भी एक मतलब आकृति है जिसके बारे में बात की जाती है। और द आई ऑफ आयरस जो है वो हमारे थर्ड आई की तरह है, एक सिंबल है जो ग्रीक कल्चर में यूज होता है। और एक सिंबल और है ग्रीक कल्चर में यूज होता है, दैट इज द फ्लावर ऑफ लाइफ। तो ये जो आकृति है ये पूरी फ्लावर ऑफ लाइफ की तरह क्रिएट होती थी। और हमारे ईस्टर्न विजडम में इसको श्रीयंत्र भी बोला जाता है। हाँ राइट। तो मुझे बाद में समझ आना शुरू हुआ कि ये श्रीयंत्र था जो मेरे सामने क्रिएट होता था। बट ये क्योंकि डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन क्रिएट होना शुरू हो गया, 3-4 घंटे का ये जो सफ़र, उसके बाद हेडेक, और बिल्कुल एक एस्ट्रल फीलिंग, क्योंकि एस्ट्रल फीलिंग के साथ आप घर के बाकी काम भी कर रहे हो, आप अपनी आई वाज डूइंग माय पीएचडी, आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, खुद भी पढ़ रहे हो, ऊपर से जॉब इंटरव्यूज भी दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो आई वाज प्रेइंग, और धीरे 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 ये एक्सपीरियंस सबसाइड हो गया। फिर 2016 में दिसंबर में ये एक्सपीरियंस वापस आया, जब अवधूत शिवानंद जी का एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, मेरा उनके साथ, तो ये एक्सपीरियंस वापस आया। बट अब ये पेनफुल नहीं था। अब ये क्या होता था कि सडनली एक एनर्जी बॉडी में एंटर करती थी, जिसे मैं फील करती थी, और यहाँ पर थर्ड आई पे ब्लास्ट होते थे, एनर्जी ब्लास्ट, जिसे कहते हैं ना 100, 200, 500 सूरज ब्लास्ट हो रहे हैं।
लाइट के ब्लास्ट, कलर्ड ब्लास्ट, और कई बार उसमें से कुछ जेम्स निकल के मेरे पास आ रहे हैं। मतलब वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता था। मैंने जब भी लेटना या जब भी थोड़ा सा भी मैं मेडिटेशन में चले जाऊं या मैं थक गई हूँ तो मैंने आइज़ बंद करके अगर मैं लेट गई हूँ, जैसे ही मैं लेटूं वो एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर करती थी और यहाँ पर आके वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाता था। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। रादर मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड होनी शुरू हो गई कि मेरे पास जब भी टाइम होता था मुझे लगता था मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे वो सारे सन्स देखने हैं, बिकॉज इट वाज नॉट पेनफुल। आपको रोशनी दिख रही है दुनिया भर की, और आपको बीच बीच में ना देवी देवता दिख रहे हैं। कभी माँ अच्छा। काली दिख रही है, कभी कृष्णा दिख रहे हैं, कभी साईं बाबा दिख रहे हैं। तो वो सब आपको आकृतियां भी दिख रही हैं। और वो समय सूरज इतनी तरह से, जैसे जैसे कहते हैं ना, सूरज में वो एटम्स का ब्लास्ट हो रहा है। बट जैसे ही वो ऑब्सेशन बढ़ा, वो एक्सपीरियंस डिसअपियर बंद हो हो गया। गया। तो आई थिंक दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक वो चला, बट फिर देन इट सबसाइडेड। बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं। इनफैक्ट ये जब मैं बुक पढ़ रही थी तो कई एक्सपीरियंसेस ने तो मुझे अंदर तक ऐसे हिला दिया कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो जो हिमालयन योगी वाले थे ना, वो भी मुझे बहुत कमाल की चीज़ लगी कि हम केवल किसी को याद करते हैं और उनकी एक एनर्जी हमारे पास आ जाती है और हमको जो चाहिए होता है उससे फिर फुलफिल कर जाती है। अभी रिसेंटली जैसे मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया कि मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे बहुत हेडेक होता है और बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, मैं कर नहीं पाती। और लेकिन कल मैं जब ध्यान में बैठी तो मैंने देखा कि आप मेरे पास आए हो और आपके आने से मुझे इतना लाइट फील हो रहा है, जैसे आपने मुझे हील कर दिया। और कल का मेरा ध्यान बहुत ही अद्भुत रहा। तो मैं सोच रही थी ये कैसे पॉसिबल है, मैं यहाँ थी और मेरी कौन सी एनर्जी वहाँ जाकर के काम करके आई, हमें नहीं पता होता। ये एक अलग ही दुनिया है जो हम इन आँखों से देख रहे हैं, इसके परे इतनी प्यारी एक दुनिया है कि जिसके बारे में लगता है और एक्सप्लोर करें और जानें और चीज़ें पता लगे तो हम भी अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ समय के साथ-साथ। लेकिन मैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करने में और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यूअर आज हमें देख रहे थे, आपकी एक्सपीरियंसेस को सुन रहे थे, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें सिमी जी ने अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस जो शेयर नहीं कर पाएँ क्योंकि समय को भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप पढ़ना चाहें इस बुक को तो ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं, बीइंग अ मैरिड मॉन्क। और बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक पढ़ने में। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर इसे ऑर्डर कीजिएगा। और सिमी जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और सो मच। मैं बस इतना ही आपसे एक प्रे कहें, रिक्वेस्ट कहें कि आप जो हीलिंग जो क्विनियन वाली जो हीलिंग आप सिखाते हैं, मैं वो सीखना चाहूँगी। आप आइए, कभी भी आइए, क्योंकि वो आई थिंक वो मेरा क्विनियन से एक प्रॉमिस है। क्योंकि उस समय मैं जब वो एक दौर से गुजर रही थी, मुझे लगा कि नहीं, कि मनी शुड नॉट बी द ब्लॉक। जी। हीलिंग के लिए कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जी। है ना। प्रेम में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आप कैसे सिखाते हैं? मतलब इस वर्कशॉप में ग्रुप ऑफ पीपल्स या सिंगल नहीं, कोई फॉर्मेट है? देखिए, जो क्विनियन की हीलिंग है वो मैं तो ऑफलाइन में कराती हूँ। आजकल जो ट्रेंड है ऑनलाइन का, उसमें ये हीलिंग कैसे पॉसिबल है, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि हम एक मैनुअल के थ्रू पूरी मेडिटेशन सिखाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो एक इनिशिएशन का टाइम होता है, उस समय ये एक्सपीरियंस है कि जो इनिशिएट कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ बदल जाती है। अच्छा। ये एक बहुत स्वीट एक्सपीरियंस है। इवन जब नीलू के साथ, जब उन्होंने मुझे इनिशिएट किया इस एक्सपीरियंस मैग्नीफाइड हीलिंग में, तो उनकी आवाज़ बदल गई थी। तो जो इनिशिएट कर रहा है उसका फेस भी थोड़ा सा बदल जाएगा, उसकी आवाज़ बदल जाएगी। तो ये एक ऑफलाइन एक्सपीरियंस है जिसमें 4-5-6 लोग आराम से मतलब कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी वर्कशॉप नहीं है। और बाकी तो वो है ना कि आई थिंक वो पात्र की पात्रता है कि सारे ही स्टूडेंट्स बैठे हैं और कौन कितना रिसीव करेगा वो उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि इवन रेकी को लेके जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों को लगता था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट रेकी से ही वो कुंडलनी एक्सपीरियंस मुझे हुआ। तो पूनम दीदी ने एक बात बोली थी जिसके साथ आई थिंक वी कैन ऑलवेज फिनिश द पॉडकास्ट ऑल्सो, कि जैसे एक आम है, वो कितना पका हुआ है वो तो उसी पे डिपेंड करेगा ना, कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, अब आप किसको चाहते हो, वही चीज आके आपके पात्र को भरेगी। बिल्कुल।
मुझे लगता है जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो बहुत सारे मेरे जैसे जो लोग हैं जो हीलिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करेंगे। तो उनमें ही एक मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं तैयार बिल्कुल। रहूंगी कि आप ये बैच स्टार्ट करें, और आना है तो मैं आकर सीखूंगी। एक दिन आना है या कितने दिन का है ये भी आप नहीं नहीं, क्लियर बस करें। ज़्यादा देर का वो नहीं है। एंड अगेन वो है कि कोई भी एक्सपीरियंस ना अकेले में नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो जब हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रिमेंडस होता है। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच।